विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने गांव में मैन टू मैन मार्किंग, आपने सुना होगा जो कि स्पोर्ट्स में होता है, मैन टू मैन मार्किंग करी। पहले से आइडेंटिफाई किया गया कि कौन सा घर किस कम्युनिटी के आदमी का है और कौन सा घर किस कम्युनिटी के आदमी का है। उसके बाद जब रैली ऑर्गेनाइज होती है, हम लोग 3 दिन वहां पे रहे और हमें ये बात नहीं पता पड़ी कि उस रैली को परमिशन मिली थी या नहीं मिली थी, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस को भी फॉलो करना बहुत जरूरी था, जो कि मुझे लगता है कि नहीं किया गया। एक बहुत ही यूनिक चीज वहां की रैलीज में हम लोग ने जो नोटिस करी वहां के लोगों से बात करके, कि जेसीबी मशीन जो कि घर तोड़ने का काम करती है या सड़क में जब कुछ गड्ढा खोलना होता है तब वो काम आती है, उसका भी वहां पे जुलूस में उसको रखा गया था। तो जेसीबी का रोल जुलूस में क्या होता है, ये शायद मुझे अब पूछना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक हमने जेसीबी का रोल देखा था वो यूज तो वहां पे नहीं था। त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ जिस तरीके की जुल्म और ज्यादती हुई है, वहां पहुंची लीगल टीम ने पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार के दावों को खोखला साबित कर दिया है। एक एक कर कई वीडियो वहां से रिलीज किए गए। तो वहीं लीगल टीम यानी कि फैक्ट फाइंडिंग टीम दिल्ली पहुंची है और दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा खुलासा किया गया है कि कैसे विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोकल विधायकों द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। एडवोकेट एहतसाम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धनतेरस और दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने ये सोचा नहीं था कि हमें इस तरह की न्यूज से या इस तरह की प्रेस रिलीज से दिवाली की मुबारकबाद देनी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी इंसिडेंट्स हो रहे हैं इंडिया में वो आप सब हमसे बेहतर जानते हैं। और अभी आपने देखा कि त्रिपुरा में किस तरह से हमारी टीम वहां गई और हमने ये देखा कि किस तरह से माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, उनके रिलीजियस स्ट्रक्चर, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया। और उसमें पुलिस का रोल क्या रहा। जब ये इंसिडेंट्स होना शुरू हुए, आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे, हिंदू लोगों पे वहां पे कुछ अटैक हुए थे। तो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ने और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर एक रैली प्लान करी और रैली का उनका मोटो ये था कि हमें अपनी आवाज उठानी है, जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हमें अपनी आवाज उठानी है। और ये कहते हुए रैलियां ऑर्गेनाइज की गई और रैली ऑर्गेनाइज करने के लिए सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, और उसमें जो विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने गांव में मैन टू मैन मार्किंग, आपने सुना होगा जो कि स्पोर्ट्स में होता है, मैन टू मैन मार्किंग करी। पहले से आइडेंटिफाई किया गया कि कौन सा घर किस कम्युनिटी के आदमी का है और कौन सा घर किस कम्युनिटी के आदमी का है। उसके बाद जब रैली ऑर्गेनाइज होती है, हम लोग 3 दिन वहां पे रहे और हमें ये बात नहीं पता पड़ी कि उस रैली को परमिशन मिली थी या नहीं मिली थी, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस को भी फॉलो करना बहुत जरूरी था, जो कि मुझे लगता है कि नहीं किया गया। एक बहुत ही यूनिक चीज वहां की रैलीज में हम लोग ने जो नोटिस करी वहां के लोगों से बात करके, कि जेसीबी मशीन जो कि घर तोड़ने का काम करती है या सड़क में जब कुछ गड्ढा खोलना होता है तब वो काम आती है, उसका भी वहां पे जुलूस में उसको रखा गया था। तो जेसीबी का रोल जुलूस में क्या होता है, ये शायद मुझे अब पूछना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक हमने जेसीबी का रोल देखा था वो यूज तो वहां पे नहीं था। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, वहां के टाउन इंस्पेक्टर, एसएचओ, टीआई, सबको पता था कि इस तरह की रैली ऑर्गेनाइज होनी है। उसके बाद भी रैली को कंट्रोल करने की कोई भी व्यवस्था पुलिस ने नहीं की। हम सबसे पहले वहां पे जिस जगह पे गए हैं वो एक छोटा सा गांव है साउथ त्रिपुरा में, उदयपुर। वहां पे एक छोटी सी मस्जिद है। बहुत त्रिपुरा की मैं आपको इकोनॉमिक कंडीशन बता दूं कि लोगों के पास पैसे ऐसे बहुत ज्यादा है नहीं, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां के लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं और लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर पे ज्यादातर डिपेंड करते हैं। तो एक गांव में एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी, जिसमें थोड़ी सी लकड़ी से और टीन के शेड से बनाया हुआ था। रैली के बाद रात में 2 बजे आके वो मस्जिद में आग लगा दी गई। ये न्यूज सबसे पहले जब हम लोगों को पता पड़ी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि शायद इसमें कोई इनिशिएटिव लेगा, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग टीम जनरली ऐसी जगहों पे जाती हैं और हमारे मीडिया के साथी भी ऐसी न्यूज को कवर करते हैं। लेकिन इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा है त्रिपुरा का कि मीडिया का रोल भी कहीं ना कहीं डाउटफुल है, क्योंकि जो बड़े मीडिया हाउसेस ने इस बात को नहीं दिखाया। लेकिन मैं अब आप सबको सलाम करता हूं कि आप सब
ने ये जो पहल करी है, ईमानदारी से इस बात को दिखाएंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। वो न्यूज देखने के बाद जब वो एक लोकल ग्रुप में शेयर हुई कि मस्जिद में आग लगाई गई, उसके बाद देखा दूसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद, चौथी मस्जिद, छठवीं मस्जिद, फिर 10-12 मस्जिद जब हो गई, तब हमारे साथी एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, एडवोकेट मुकेश अंसारी इंदौरी साहब, इनसे बात हुई और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, फौरन प्लान बना और हम लोग त्रिपुरा पहुंच गए। लेकिन वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने यह था क्योंकि ज्यादातर इंसिडेंट गांव में हुए थे जहां पे लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं है और लोग आसामी में बात करते हैं, तो हमें उनकी लैंग्वेज को समझना, ट्रांसलेट करना, उसको फिर फैक्ट फाइंडिंग के रूप में आप सबके सामने पेश करना, ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था। और रिपोर्ट बनाने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे तीनों साथियों का रहा है। मैं तो सिर्फ इनपुट्स देता रहा, लेकिन हमारी टीम के अंसारी इंदौरी साहब रात भर नहीं सोए, फ्लाइट में भी अपने फोन पे टाइप कर रहे थे, बीच में इनका फोन हैंग भी हुआ, तो उन्होंने फिर अमित जी का फोन यूज किया। तो मेरी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, इन सब के बगैर ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है ये शायद आपके सामने नहीं आ पाती। एक चीज और मैंने देखी कि वहां पे लोकल लेवल पे हिंदू और मुस्लिम में इस तरह की नफरत नहीं है जिस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। क्योंकि जब हम एक रवा बाजार एक गांव है, वहां पे हम शॉप जहां पे वेंडलाइज हुई थी, जहां पे आग लगाई गई थी, वहां पे हमने देखा तो एक करीब दादाजी की एज के तिलक लगाए हुए टीवी देख रहे थे, उनके साथ एक टोपी वाले मौलाना साथी उन्हीं के एज के टीवी देख रहे थे, मैच देख रहे थे वो लोग। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों के गांव में जिस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं और हिंदू मुस्लिम में टेंशन है बीच में आपस में, कहते सर इस तरह का टेंशन हमने कभी नहीं देखा। और वो लोग कौन थे, हमारे गांव के है नहीं, क्योंकि गांव में हमारे से 100 घर है और 5000 की भीड़ कहां से आई, कैसे आई, किसने मोबिलाइज किया, ये हमें नहीं पता। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इंसिडेंट हुए हैं ये रिलीजन की वजह से नहीं हुए, ये प्योर पॉलिटिक्स की वजह से हुए हैं। और वहां के लोगों ने बोला कि पिछले 4-5 साल में जब से यहाँ बीजेपी सरकार आई है सब कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। वहां के लोग आज भी मुर्गी पाल के अंडे बेच के अपनी जीवन यापन करते थे और आज भी वही कर रहे हैं। जो जो प्रॉमिस किया था सरकार ने वो नहीं हुआ। तो ये सब इंसिडेंट और ये सब दंगे करवाने का मकसद मुझे लगता है कि वोट को पोलराइज करना है और अपनी सरकार बनाने का है। क्योंकि हमारे साथ जमीयत की भी टीम 2 दिन बाद वहां पहुंची थी, तो इत्तेफाक से हम लोग लोकल ट्रेन में साथ में लौट रहे थे। तो जमीयत के जितने मेंबर्स थे उन्होंने वहां पे ट्रेन में नमाज पढ़ना शुरू किया, लेकिन लोगों ने वहां पे उनको जगह दी, जगह साफ कर दी और उनके लिए मतलब रास्ते के मतलब पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनको नमाज पढ़ने का मौका दिया। तो वहां की जो आम जनता है वो बहुत अमन पसंद है, शांति प्रिय है और बहुत ही लविंग और केयरिंग है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो ऑफिस बीयर्स हैं और जो बीजेपी के विधायक, एमएलए, सांसद, मंत्री हैं, उनका रोल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है। और इंसिडेंट होने के बाद, इंसिडेंट चलिए हो गया, इंसिडेंट होने के बाद पुलिस का जो रोल रहा है वो क्वेश्चनेबल है। एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई अभी तक, 2-4 शायद अभी की हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप सब देखते हैं कि जरा सा आप रेड लाइट जंप करें तो पुलिस ऑफिसर्स आपका वीडियो बनाते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी रैली आके वहां पे वैंडलिज्म और आगजनी और लूटपाट मचा रही थी, तो क्या सारे पुलिस ऑफिसर के कैमरे ऑफ हो चुके थे? क्योंकि किसी भी पुलिस ऑफिसर के कैमरे में वो घटना जो कैद नहीं हुई। और त्रिपुरा के सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने बोला कि कोई भी मस्जिद नहीं जलिए, कोई भी मस्जिद नहीं टूटी। लेकिन मैं खुद वहां पे होकर आया हूँ। हमारी आपके बीच से एक रिपोर्टर है जिनका मेरे पास फोन आया कि सर चमकीला मॉस्क में कुछ उनको वैंडलाइज नहीं किया है, वहां पे नहीं तोड़ा है। इत्तेफाक से मैं चमकीला मॉस्क के बाहर ही पड़ा, क्योंकि नाम इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि पता नहीं पड़ता कि आप कहां से घूम के आ गए, बता नहीं पाओगे। दिल्ली में तो आप सारी जगह जानते हैं, कनॉट प्लेस हो क्या है, करोड़ा हो क्या है, लेकिन त्रिपुरा से आप घूम के भी आ जाएंगे तो आप बता नहीं पाएंगे 2 दिन बाद कि आप कहां गए थे और कहां नहीं जा पाए। लेकिन इत्तेफाक से वो नहीं था, वो मस्जिद मैंने खुद देखी है। और वहां पे लोकल आर्टिकल 14 की रिपोर्टर थी जो गुवाहाटी से आई थी, उन्होंने वहां पे हमारी बाइट ली, हमारे साथियों की और हमारी। तो ये बात प्रूव होती है कि त्रिपुरा पुलिस ने साफ साफ खुले तौर पे झूठ बोला है और जर्नलिस्ट को कई धमकाया गया कि आप इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और इस तरह के वीडियो वायरल कर रहे हैं। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट वहां पे हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विंग के एक साहब मिले जो कि मौलाना थे। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बीजेपी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट स्टेट त्रिपुरा, उनसे मेरी फोन में बात कराई, जिसका ऑडियो मेरे पास है, क्योंकि वो जब बात करा रहे थे फोन स्पीकर पे था, क्योंकि बाकी टीम मेंबर को भी बात सुननी थी, तो वो वीडियो भी बना हुआ है। तो बीजेपी के मेंबर भी कह रहे हैं कि सर जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। और वहां पे जो पुलिस फोर्स थी तैनात दंगों के बाद, उनसे भी हमारा इंटरेक्शन हुआ, हमने चाय पी उनके साथ। उसमें से भी कुछ पुलिस ऑफिसर ने अपना नाम ना बताने की शर्त में बताया कि सर इस तरह के इंसिडेंट को हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करते हैं और जो कुछ भी हुआ ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। एक बहुत ही खास बात, पानी सागर के पास एक जगह यहाँ पे सीआरपीएफ का कैंप हुआ करता, वहां पे सीआरपीएफ के सोल्जर्स के लिए एक मंदिर भी बनाया था और एक मस्जिद भी बनाई थी। वो मस्जिद भी उसको भी तोड़ा गया है, उसको भी जलाया गया है, वहां पे कुरान शरीफ भी जलाए गए। तो मुझे लगता है कि ये टारगेटेड वायलेंस था, क्योंकि आने वाले टाइम में भी वहां पे
लोकल इलेक्शन है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी हैं, तो इसी वजह से लोकल बॉडीज इलेक्शन जीतने के लिए और कमिंग यूपी में जो इलेक्शन है, मुझे लगता है कि सरकार की ये सोची समझी साजिश है त्रिपुरा सरकार की और केंद्र सरकार की जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं और सीनियर बीएचपी के लीडर्स हैं, ये सारी चीजें उनके कहने पे ही अंजाम दी। 3 दिन जब हम यहाँ से हमारी टीम निकली तो हमें थोड़ा सा एक दहशत थी कि पता नहीं वहां कैसा माहौल होगा, कैसा हमें लोग ट्रीट करेंगे। लेकिन एक जगह छोड़ के साउथ त्रिपुरा, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने हमला किया था, साउथ त्रिपुरा जब हम लोग गए, जहाँ पे पहली विजिट थी हमारी, तो वहां पे जो कंसर्न पुलिस स्टेशन के टीआई साहब थे और सीओ थे, उन्होंने आके स्पेसिफिकली हम लोग को मना किया कि आप कोई भी फैक्ट फाइंडिंग किसी से बात नहीं कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर मुकेश जी ने उनसे बोला कि आप इस तरह से हमें धमका नहीं सकते हैं और हम दोनों कम्युनिटी से मिले। कहते नहीं, जिस कम्युनिटी से आपको मिलना था आपने मिल लिया, अब हम आपको अलाउ नहीं करेंगे मिलने के लिए। तो हमने सोचा अभी फैक्ट फाइंडिंग की शुरुआत है, अभी से डिस्प्यूट करना ठीक नहीं, तो हमारी टीम वहां से आ गई और जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये चीज ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो, ऑन ऑडियो और पुलिस ऑफिसर का नाम भी आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा। उसके बाद लेकिन हमें पुलिस ने ऐसे परेशान नहीं किया। एक और इंसिडेंट है जो हमारे फ्रेंड मुकेश जी आपसे शेयर करेंगे कि डीएम साहब ने हमारी सिक्योरिटी के लिए अरेंज किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ ऑफिसर्स को सरकार के बहुत ज्यादा दबाव में है, वो इसलिए है क्योंकि जो ट्रांसफर पॉलिसी है जिसको सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिकॉग्नाइज करता है, गृह मंत्रालय रिकॉग्नाइज करता है, उसके हिसाब से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो जो भी नेता और मंत्री होते हैं वो अपने हिसाब से आईएएस को अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट करते हैं। फिर जब नेताजी भीड़ को लेके जाएंगे तो आईपीएस साहब की हिम्मत क्या है उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करें। तो सबसे पहली हमारी डिमांड ये है कि ट्रांसफर पॉलिसी फेयर होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए। आगे के लिए मैं हमारे दोस्त और हमारे टीम के साथी मुकेश जी को इनवाइट करूंगा कि आगे की प्रक्रिया वो आगे बढ़ाएं। डिटेल में वो बातें आपके सामने रखेंगे और बाकी हमारे टीम मेंबर्स भी अपनी बात रखेंगे। थैंक यू। चेयर चेंज कर दीजिए। आपने एडवोकेट एहतसाम की बातों को सुना। एडवोकेट एहतसाम ने पूरी फैक्ट फाइंडिंग टीम जो जांच बैठाई गई थी, जो वहां पहुंची, उन्होंने वहां के लोगों से बात की। विश्व हिंदू परिषद की रैली से पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल विधायक हैं वहां एरिया के, उन्होंने कैसे हिंदू और मुसलमानों के घर कौन से हैं उसकी रैकी की। और दूसरा, जो पुलिस प्रशासन ये दावा कर रहा था कि कोई मस्जिद या किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। विश्व हिंदू परिषद की रैली से पहले तो पुलिस वालों के फोन कैमरा ऑन होते हैं और जब रैली आती है तो फोन कॉल जो है वो फोन्स ऑफ पड़ जाते हैं। और जब लीगल टीम वहां पर मौजूद थी तो लीगल टीम की पूरी वीडियोग्राफी की गई, पर उस वक्त वीडियोग्राफी नहीं की गई जब विश्व हिंदू परिषद खुल करके तांडव मचा रहा था और बीजेपी विधायक की देखरेख में इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया, जहां गोदी मीडिया को भी लताड़ एडवोकेट एहतसाम ने लगाई कि नेशनल मीडिया से यह खबर पूरी तरीके से गायब थी। पहले 1 मस्जिद, 2 मस्जिद, 3 मस्जिद, जब 6-7 मस्जिदों की खबर आने लगी तब जाकर के त्रिपुरा में फैक्ट फाइंडिंग टीम बैठी और फैक्ट फाइंडिंग टीम के खुलासे ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। तो वहीं इसमें यह भी खुलासा किया गया कि जो वहां के अमन पसंद लोग हैं उनके द्वारा इस घटना को अंजाम ही नहीं दिया गया। बाहर से स्पॉन्सर्ड करके गुंडे बुलाए गए विश्व हिंदू परिषद द्वारा, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया कि कौन सा घर उन्हें पहले से पता था कि मुसलमानों का है और कौन सा घर जो है हिंदुओं का है, किस जगह पर कौन सी मस्जिद है, कैसे मस्जिद की नींव रखी गई है और कैसे उसे गिराना है। और इसमें तीसरा सबसे बड़ा खुलासा यह किया गया कि पहली बार विश्व हिंदू परिषद की रैली में जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया है। रैली के दौरान जेसीबी मशीनें लाई गई थी जिसमें मस्जिदों को ध्वस्त किया गया, मुसलमानों के घरों और दुकानों पर जेसीबी मशीन चलाई गई। ये खुलासे ने हड़कंप मचा करके रख दिया है और त्रिपुरा से आ रही हर एक सच्चाई आप लोगों के सामने यूं ही रखता रहूंगा। उससे पहले आप लोगों से भी अपील कि इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए